नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल जीवन की ओर से। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का ये चैप्टर नंबर 1 है। दोस्तों चैप्टर नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी चैप्टर के बेस पे आप फर्दर के जो चैप्टर वो समझ पाएंगे। तो ये आपका एक फाउंडेशन है। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं वाई इन्वेस्टमेंट से। हम सब लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत बातें करते हैं और हम सब लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही सब समझेंगे। इस पूरे जो म्यूचुअल फंड की बुक है इसमें यही समझेंगे कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे कहाँ करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें समझेंगे और सीखेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में वाई इन्वेस्टमेंट, तो इसका आंसर है टू मीट फिनेंशियल गोल्स। जो हमारे फिनेंशियल गोल हो उनको पूरा करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अब फिनेंशियल गोल से पहले हम सिर्फ गोल की बात करते हैं। अगर हमारा और भी गोल हो सकते हैं फिनेंशियल से रिलेटेड, फिनेंशियल से हट के, जैसे गोल हो सकता है हमारा वजन कम करने का, या गोल हो सकता है हमारा कोई लैंग्वेज सीखने का। ठीक है, तो ऐसे बहुत से गोल हो सकते हैं। तो उन गोल में भी क्या होता है, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ मेरा गोल है वजन कम करने का, मेरे को वजन कम करना है, तो ये गोल नहीं हुआ। ये गोल तब कहलाएगा जब इसमें टाइम जुड़ जाएगा। ठीक है, अब मेरा वजन है 10 kg 6 महीने में कम करने का, तो ये एक परफेक्ट गोल है, इसको हम नाप सकते हैं। 6 महीने का टाइम है और 10 kg का गोल, 10 kg का जो वेट है वो रिड्यूस करना है। ठीक है, सेम वे में जब हम फिनेंशियल गोल की बात करेंगे तो उसमें पैसे का लेन देन होगा, पैसे का रोल होगा। तो जैसे कि आंसर दे रखा है टू मीट फिनेंशियल गोल्स। ठीक है, अब फिनेंशियल गोल्स क्या होते हैं, गोल मैंने समझा दिया आपको। फिनेंशियल गोल में अमाउंट, पैसा, और टाइमलाइन, इसमें भी टाइमलाइन बहुत जरूरी है। पैसा और टाइमलाइन अटैच टू फिनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हमारे जो उद्देश्य हैं। ठीक है, मेक्स अ स्पेसिफिक फिनेंशियल गोल टू बी अचीव थ्रू इन्वेस्टमेंट। हम क्या करते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट के थ्रू पूरा करते हैं। कोई भी हमारा एक उद्देश्य है, ठीक है, उसमें पैसा और एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए फंडिंग अ चाइल्ड एजुकेशन। मान लो हमारा बच्चा है, ठीक है, उसके एजुकेशन के लिए हमको पैसा आज से जमा करना है। बच्चे की शादी है, ठीक है, कोई गाड़ी खरीदनी है, घर खरीदना है, ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे को पैसा लगता है। फंडिंग रिटायरमेंट लाइफ स्टाइल। देखो रिटायरमेंट क्या है, आदमी रिटायरमेंट में क्या होता है, आदमी कमाना बंद कर देता है। पेंशन लगभग सब जगह अब खत्म होने जा रही है, तो एक रिटायरमेंट का प्लान हम अपने लिए प्लान कर लेते हैं पहले से, कि जब हम कमाना बंद कर देंगे, लेकिन खर्चे बंद नहीं होते हैं, खर्चे हो सकता है और बढ़ जाएं बीमारियों पे, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, तो उसके लिए रिटायरमेंट प्लान होता है। तो ये भी एक फाइनेंशियल गोल है क्योंकि पैसे का उसमें बहुत बड़ा रोल होने वाला है। ठीक है, दूसरा आते हैं गोल जो होते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म में जैसे आप मोबाइल खरीदना है आपको, एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया। लॉन्ग टर्म में हमको घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, वो लॉन्ग टर्म गोल हो गया। ठीक है, फिनेंशियल गोल में और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइम होराइजन, मतलब एक फिक्स टाइम। जैसे मैंने बताया मेरे को 6 kg 10 kg वजन कम करना है 6 महीने में, तो 6 महीना टाइम है। तो सेम फिनेंशियल गोल में भी टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो टाइम क्या है, और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हम भी लगातार पढ़ते जाएंगे। इन्फ्लेशन का मतलब आप सब लोगों को पता होगा, महंगाई जिसको कहते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति जो बार बार आप सुनते होंगे, है ना, कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, तो उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। सॉरी, अब हमें पता चल गया है कि इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है और इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या है हमें वो भी पता चल गई है। ठीक है, फिनेंशियल गोल पूरा करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है चलो ठीक है इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। हम पैसे को बचाते हैं, उसको सेविंग कहते हैं, और फिर उस बचे हुए पैसे को हम कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। अब जैसे हम गुल्लक में पैसे जमा कर रहे हैं, हमने पैसे बचाए, हमारी सैलरी है किसी की 40,000 50,000 10,000 वट एवर हमारी सैलरी, तो उसमें से हम थोड़ा बहुत पैसा अपना क्या करते हैं, बचा लेते हैं। ठीक है, फिजूल खर्ची ना करके, थोड़ी कंजूसी करके, है ना, बार्गेनिंग करके, तो ये हम क्या करते हैं, पैसे बचा लिए। अभी बचा के हम एक डब्बे के अंदर नहीं रख सकते, हम क्या करते हैं, उसको कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो ग्रो करता रहे, बढ़ता रहे। तो ये सेविंग है और ये इन्वेस्टमेंट है, अपने पैसे को बढ़ा देना। तो सेविंग का मतलब है सेफ्टी ऑफ मनी, और इन्वेस्टमेंट का मतलब है पार्किंग मनी टू अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट। हम उस पैसे को कहीं पर पार्क कर देते हैं
जिससे कि वो भी हमारे को एक कुछ अर्न करके दे, रिटर्न दे हमको। ठीक है, तो हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना है वो पता चल गया, फाइनेंशियल गोल क्या होते हैं वो पता चल गया, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है वो पता चल गया। अब हम आ गए हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन हम कोई भी चीज करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं चीजों का। ठीक है, तो अब मान लो आप अगर एक मोबाइल भी खरीद रहे हो 10,000 का, तो आप उसको चेक करते हो कि इसके फीचर्स क्या हैं, कैमरा कैसा है, ठीक है, इसका रैम कितनी है, बैटरी बैकअप क्या है, तो ये सब चीजें हम पता करते हैं। सेम जब हम अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है आग मुझे कि हम सीधा जाके लगा देते हैं पैसा, हम उसमें कुछ चीजों का मूल्यांकन करते हैं, एवेल्युएट करते हैं, फैक्टर्स, अलग अलग कारक। तो सबसे पहला जो फैक्टर है सेफ्टी, हम जहाँ पैसा लगा रहे हैं क्या वहां पर मेरा पैसा सेफ है, हम इसको ध्यान रखते हैं। फिर हम दूसरा देखते हैं लिक्विडिटी। देखो दोस्तों, लिक्विडिटी का मतलब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब होता है किसको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर दें। फॉर एग्जांपल ले लो, 4 लोग हैं ए बी सी डी, ए के पास 100 रुपए हैं, बी के पास 100 रुपए का बैंक में है पैसा, सी के पास 100 रुपए का गोल्ड है और डी के पास 100 रुपए की जमीन है। अब ये चारों समोसे की दुकान में जाते हैं और समोसा खरीदते हैं। तो समोसे वाला सबसे पहले समोसा किसको देगा, ए को देगा जिसके पास 100 रुपए का कैश है, बी को देगा जिसके 100 रुपए का बैंक में है, सी को देगा जिसके पास 100 रुपए का गोल्ड है, या डी को देगा जिसके पास 100 रुपए की जमीन है। तो ऑब्वियसली सबसे पहले वो पैसा जो समोसा देगा वो देगा कैश वाले को, क्योंकि कैश यूनिवर्स मतलब इजिली एक्सेप्टेड है। दूसरे नंबर पे देगा वो बैंक जिसके हैं, क्यों, आजकल क्यूआर कोड है, गूगल पे कर सकते हो आप, ठीक है, फोन पे कर सकते हो। तो सेकंड नंबर पे बैंक वाला। थर्ड नंबर पे गोल्ड, क्योंकि गोल्ड भी पूरे यूनिवर्सल उसमें एक्सेप्टेड है। ठीक है, आप कहीं भी जाकर के गोल्ड को सेल कर सकते हो। तीसरे नंबर पे गोल्ड, और चौथे लास्ट पे जमीन। जमीन क्यों, जमीन 100 रुपए की है, वो कहाँ बेचने वाला मिलेगा, खरीदने वाला मिलेगा, फिर उसकी कोर्ट में जाके रजिस्ट्री होगी, फिर जाके उसको 100 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो जितना लंबा प्रोसेस हो रहा है तो उतनी लिक्विडिटी कम हो रही है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी इन चार में से किसके पास हो गई, कैश के पास। तो कैश के पास क्या है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, और लैंड के पास क्या है, सबसे कम लिक्विडिटी है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब क्या है, हमने कहीं पर इन्वेस्ट किया, मुझे पैसे की जरूरत हो गई तो मेरा पैसा मुझे तुरंत मिल जाए, उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। अब आ जाते हैं, लिक्विडिटी हो गई, सेफ्टी हो गया। अब आ जाते हैं हम रिटर्न। ठीक है, मैंने जहां पैसा लगाया है तो उसमें मेरे को रिटर्न भी मिलना चाहिए, मतलब बदले में मेरे को क्या मिल रहा है। ठीक है, रिटर्न के बाद आ जाते हैं कन्वीनियंस पे। अब हमारा पैसा हम जहां लगा रहे हैं वहां कन्वीनियंस है क्या, कन्वीनियंस मतलब मेरे लिए कन्वीनियंस है। ठीक है, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे तो उनके लिए कन्वीनियंस क्या था, जमीन खरीदना, ठीक है, या सोना खरीदना, उनके लिए कन्वीनियंस था। लेकिन उस टाइम पे उनके लिए कन्वीनियंस नहीं था क्या, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना। ठीक है, लेकिन आज की जनरेशन क्या है, जितने भी यंग जनरेशन है वो बहुत अच्छे से अवेयर है सारी एप्लीकेशन से, इंटरनेट से, तो वो क्या करते हैं, शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते हैं, उनके लिए वो कन्वीनियंस है। फिर आता है टिकट साइज। टिकट साइज का मतलब है कि जहां पर भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लो म्यूचुअल फंड कहता है कि भाई मिनिमम आपको 50,000 से शुरू करना है, तो क्या होगा, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे भाई 50,000 तो हमारा सालाना बचता है ना, तो हम तो उससे 500 से शुरू कर सकते हैं। तो वो टिकट साइज है। ठीक है, कितने से आप शुरू कर सकते हो। और आखिरी है टैक्स, हम टैक्स भी चेक करते हैं कि कहीं पर मैं पता चला मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उससे ज्यादा अगर टैक्स ही लग रहा है मेरे ऊपर, तो हम टैक्स का भी ध्यान रखते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि इसमें टैक्स कितना लग रहा है या टैक्स में कितनी छूट मिल रही है हमें। अब हमको ये पता चल गया है कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है, इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। अब हम एसेट क्लास चेक कर रहे हैं कि जहां हम पैसा लगाएंगे वो कहाँ कहाँ, कौन कौन से ऑप्शन है, म्यूचुअल फंड के थ्रू हम कहाँ कहाँ पैसा लगा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आगे पूरे चैप्टर्स को क्लियर कर देगा। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड जहां पैसा लगाता है वो ये सारी एसेट क्लासेस है ना। एसेट का मतलब आपको पता होगा, एसेट जो भी हमारे बिजनेस को या हमारे क्या कहते हैं, धन दौलत को बढ़ाने में हेल्प करता है, वो सारे एसेट्स होते हैं हमारे। ठीक है, जैसे कि स्कूल के लिए एसेट्स होता है उसकी टेबल चेयर, ठीक है, उसकी बिल्डिंग, गाड़ी की बसें, वो उसके बिजनेस को ग्रो करवा रहा है। तो म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ पैसा लगाता है, सबसे पहले रियल एस्टेट। रियल एस्टेट जहां पर भी आएगा समझ लो जमीन से जुड़ा हुआ है। रियल एस्टेट मतलब लैंड, जमीन। ठीक है, रियल एस्टेट कॉमर्शियल भी होता है जहां हम रहते हैं, और रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल भी होता है जहां बिजनेस और सारी एक्टिविटीज होती हैं, और रेजिडेंशियल होता है जहां हम रहते हैं। ठीक है, और फिजिकल एसेट भी होता है रियल एस्टेट में। फिजिकल एसेट में क्या होता है कि
जैसे हमारे खेत हो गए, हमारा प्लॉट हो गया, ठीक है, हमारा मकान हो गया, ये सब क्या है, फिजिकल एसेट्स है। तो रियल एस्टेट हो गया, रियल एस्टेट में फिजिकल एसेट, रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल एसेट, रियल एस्टेट के म्यूचुअल फंड, ये सब आते हैं। कमोडिटी में क्या आता है, कमोडिटीज के अंदर आते हैं जो कच्चा माल हम जिसको कहते हैं, जिससे फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जैसे गोल्ड हो गया, कोयला हो गया, सिल्वर हो गया, आलू, बैंगन, टमाटर, ये सारे किस में आते हैं, कमोडिटीज में आते हैं। फिर आ गया फिक्स इनकम, इसको दूसरा नाम होता है डेप्ट फंड। आगे आने वाले जो चैप्टर्स है उसमें सब जगह आप इसको डेप्ट फंड पढ़ेंगे। फिक्स इनकम, इसमें हम सब मिडिल क्लास जितने लोग हैं सबसे ज्यादा इसी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हमको अच्छे से पता है। फिक्स डिपॉजिट हो गया, रैकरिंग डिपॉजिट हो गया, एंडोमेंट की पॉलिसीज हो गई, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, ठीक है, उसके बाद कंपनी के फिक्स डिपॉजिट हो गए, डेप्ट म्यूचुअल फंड हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं फिक्स इनकम में, और इनको हम एक और नाम से कहते हैं, वो होता है डेप्ट फंड। अब आते हैं इक्विटी। देखो दोस्तों, जब भी इक्विटी नाम आएगा, इक्विटी का मतलब समझ लो आप, शेयर मार्केट की बात हो रही है। इक्विटी का मतलब शेयर, ठीक है, स्टॉक जिसका अलग अलग नाम होता है। इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में आता है आपका ब्लू चिप कंपनी जो सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है कैपिटल वाइज, फिर बीच की मिड साइज कंपनियां हो गई, फिर स्मॉल हो गई, अनलिस्टेड कंपनीज हो गई, विदेश के स्टॉक जैसे एप्पल और ये सब हो गए, तो ये सब फिक्स इक्विटी में आते हैं। और फिर आ जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है दोस्तों, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन है किसका, इक्विटी का और फिक्स इनकम का। हाइब्रिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो हाइब्रिड इज अ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किसका है, इक्विटी का और डेप्ट का, मतलब फिक्स इनकम का, ठीक है। तो हाइब्रिड क्या करता है, कुछ पैसा यहाँ लगाता है, कुछ पैसा यहाँ लगाता है, दोनों में मिक्स करके पैसा लगाता है, एक ही जगह सारा पैसा नहीं लगाता, तो उसको क्या कहेंगे हम, हाइब्रिड। तो हमको समझ आ गया, रियल एस्टेट जमीन, कमोडिटी जो कच्चा माल होता है सोना चांदी, फिक्स इनकम में आपके जो हम सब करते आ रहे हैं, डेप्ट हो गया, है ना, डेरिवेटिव्स हो गए, इक्विटी शेयर मार्केट हो गया, हाइब्रिड शेयर मार्केट और फिक्स इनकम का कॉम्बिनेशन हो गया। अब हमको ये पता चल गया कि हमको इन्वेस्टमेंट करते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है, हमको पता चल गया इन्वेस्टमेंट में क्या क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता क्या है, क्यों जरूरी है, हम कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी मालूम चल गया। अब इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क होते हैं, ठीक है, हर जगह रिस्क होता ही है कुछ ना कुछ, हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं उसमें भी रिस्क होता है, ठीक है, लेकिन उन वो क्या क्या रिस्क है हम पहले वो समझेंगे। तो सबसे पहला आ गया इन्फ्लेशन का रिस्क। दोस्तों इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपके लगातार क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहला इन्फ्लेशन का रिस्क। इन्फ्लेशन क्या होता है, आपने कई बार सुना होगा, हमारे दादा लोग बोलते हैं कि अरे हमारे जमाने में तो हम 2 रुपए में 2 किलो घी खरीद लेते थे, लेकिन आज की डेट में 2000 रुपए का भी 1 किलो घी भी नहीं आ रहा है असली वाला। तो ऐसा क्या हो गया, हम उसको क्या बोलेंगे, पैसे की ताकत कम हो गई है, जो पहले 2 रुपए की ताकत थी आज 2000 की भी नहीं है, ठीक है, जो भिखारी पहले 1 रुपए में खुश हो जाते थे आज उनको 10 रुपए दो तो वो सोचते हैं कि खुद ही भिखारी हैं। तो क्या हो गया है, पैसे की ताकत कम होती चली गई है, या हम ये बोलें कि चीजों के दाम बढ़ते गए हैं, तो उसको हम नापेंगे इन्फ्लेशन से, ठीक है, जितनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगी उतनी हमारी जो पैसे की ताकत है कम होगी, ठीक है, हम ज्यादा चीजें नहीं खरीद पाएंगे। जैसे आपने देखते होंगे टमाटर सस्ते होते हैं तो हम ज्यादा खरीदते हैं, महंगे हो जाते हैं तो हम कम खरीदते हैं। तो पहला है इन्फ्लेशन का हमारे पैसे पर रिस्क। दूसरा है लिक्विडिटी का रिस्क। लिक्विडिटी मतलब जब हमें पैसा चाहिए उस टाइम ना मिले, तो उसको कहेंगे हम लिक्विडिटी का रिस्क। तीसरा क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क आप ऐसे समझिए, आप सब लोन लेने जाते हैं तो वो आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं। क्रेडिट मतलब पास्ट में है, ठीक है, भूतकाल में जो भी आपने लेन देन किया होगा, क्या वो टाइम पे चुकाया है, कोई लोन लिया आपने टाइम पे उसको पे किया नहीं किया। अगर आपने टाइम पे किया तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, अगर नहीं किया है तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब है, ठीक है। जैसे कि आप अपनी कॉलोनी में कोई कहीं पे आपके परिचित होगा और अगर वो खूब दारू और कोई नौकरी नहीं करता तो आप उसको पैसा नहीं दोगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ से मेरा पैसा डूब सकता है। तो सेम क्रेडिट रिस्क होता है कंपनीज में, हम जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि कहीं मेरा पैसा यहाँ से डूब ना जाए, तो उसको क्रेडिट रिस्क कहते हैं। चौथा आ गया मार्केट का रिस्क। देखो मार्केट का रिस्क हमारे किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है, मार्केट रिस्क जैसे अभी कोविड काल आ गया था, तो कोविड में क्या हुआ था, पूरी कंपनियां ठप हो गई थी, जैसे सारे होटल इंडस्ट्री के जितने भी बिजनेस थे वो ठप हो गए, वो बिल्कुल नीचे आ गए, गिर गए। लेकिन एक उसी टाइम पे क्या हो गया था, फार्मा के जितने भी स्टॉक थे वो एकदम आउट परफॉर्म कर रहे थे, उनकी बल्ले बल्ले हो गई थी। तो ये किसका कारण हुआ, मार्केट के कारण, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, तो ये भी एक रिस्क हम देखते हैं।
एक हो गया इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क कहाँ पर, जैसे फिक्स इनकम की हमने बात की थी, ये फिक्स इनकम है सारी, ये सारा गेम किस पे करते हैं, इंटरेस्ट रेट पे। तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ये भी हमारे लिए बढ़ाएंगे, और घटेगा तो ये भी घटाएंगे। तो ये भी एक रिस्क बना रहता है, क्योंकि इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। आरबीआई कभी भी रेट बढ़ाता है घटाता है अकॉर्डिंग टू जो पॉलिसी में उसको रिक्वायरमेंट लगती है उसके हिसाब से। तो ये हमारे मेजर रिस्क हो गए इन्वेस्टमेंट करते टाइम जो हमको ध्यान रखना होता है। देखो एक इन्फ्लेशन रिलेटेड आपको कैलकुलेशन समझाई गई है कि कैसे हमारे पैसे की ताकत कम हो जाती है। देखो ये कह रहा है हाउ मच मनी वुड यू नीड आफ्टर 5 years टू बाय द गुड्स यू कैन बाय विद ₹10,000 टुडे इफ इन्फ्लेशन इज अज्यूम एट 8% पर एनम। देखो ये क्या कह रहा है, आप मान लो आज आपकी जेब में 10,000 रुपए हैं, आप उससे आज कुछ भी खरीद सकते हो, जमीन खरीद सकते हो, सोना खरीद सकते हो। तो 5 साल के बाद वही जो जमीन या सोना आप आज 10,000 में खरीद पा रहे हो, 5 साल बाद उसी जमीन या सोने को खरीदने में आपको कितने पैसे लगेंगे। ठीक है, तो अगर ये बोल रहा है 8% से अगर इन्फ्लेशन चल रही है तो महंगाई दर है तो इसका फॉर्मूला है, ये अमाउंट है, फ्यूचर की अमाउंट है, इससे निकलेगी। ठीक है, ये पी जो अभी की प्रिंसिपल वैल्यू है 10,000 रुपीज, 1 आवर टाइम है हमारा, है ना, एन हमारा टाइम है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 8% चल रहा है। तो 10,000 और इसका पूरा निकलता है 14,693। मतलब जो जो सामान आज हम 10,000 में खरीद सकते हैं, 5 साल के बाद वही सामान खरीदने के लिए हमको 4,693 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये जो 4,693 रुपए अतिरिक्त हमको पे करने पड़ रहे हैं वो किस कारण से आए, वो है इस इन्फ्लेशन के कारण। ठीक है, तो इसलिए अगर हम अपने पैसे को सिर्फ बैंक में रख देंगे या गुल्लक में रख देंगे तो वो एक टाइम के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हमको अपने पैसे का इसलिए भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, और जहां से रिटर्न अच्छा मिले। अब हमने ये पता कर लिया है कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क होते हैं, इन असेट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे इन्वेस्टमेंट में। लेकिन हम इन्वेस्टमेंट करना तो बंद नहीं कर सकते, हम करेंगे, लेकिन हम कैसे करेंगे, हम रिस्क को मेजर करेंगे, नापेंगे, और फिर उस पर कुछ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो अननेसेसरी रिस्क होगा उसको हम क्या करेंगे, अवॉइड कर देंगे, मना कर देंगे। ठीक है, उस पर रिस्क नहीं लेंगे अननेसेसरी में। दूसरा, टेक ए पोजीशन टू बेनिफिट फ्रॉम सब इवेंट, कुछ इवेंट्स होंगे उनसे हम बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कोविड के टाइम पे पूरा मार्केट धराशायी हो गया था, तो उस टाइम पे जितने भी इक्विटी थी हमको बहुत सस्ते प्राइस में मिल रही थी, तो वो एक इवेंट था, अगर उस टाइम पे हम इन्वेस्ट करते तो उस इवेंट का हमने क्या किया था, बेनिफिट ले सकते थे। तीसरा क्या, डाइवर्सिफाई। देखो जैसे इन्फ्लेशन वर्ड है, ठीक है, वैसे ही ये डाइवर्सिफाई आपके पूरे चैप्टर्स में चलता रहेगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफाई या डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हम अपने पैसे को अलग अलग जगह जब हम बांट देते हैं, हम कुछ इक्विटी में डाल देते हैं, कुछ फिक्स इनकम में डाल देते हैं, कुछ रियल एस्टेट में डाल देते हैं, कुछ कमोडिटी में डाल देते हैं, तो ये अलग अलग पैसा जो हमने डाला इसको क्या कहते हैं, इसी को डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, मतलब हमने अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, ये पिक्चर भी आपको दिखा रही है रिस्क, हम रिस्क को अवॉइड भी करते हैं, रिस्क को एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है, जिसमें हमको लगता है कि इस रिस्क में एक्सेप्ट करने से ये है भाई 50 रुपए का लॉस हो सकता है, लेकिन 200 रुपए का प्रॉफिट भी हो सकता है, तो हम इस रिस्क को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। रिस्क को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस कैसे करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करके, एक ही जगह पैसा ना लगा के अलग अलग जगह पैसे लगा के, तो वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ट्रांसफर कैसे करते हैं, ट्रांसफर भी ऐसे ही करते हैं, आधा हम इक्विटी में लगाते हैं, आधा हम फिक्स इनकम में लगाते हैं, डेप्ट में लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, ट्रांसफर भी हो गया, रिड्यूस भी हो गया, हमने एक्सेप्ट भी कर लिया, और अननेसेसरी जो रिस्क था उसको अवॉइड भी कर दिया। तो ये क्या है, हमारी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज है। अब देखो हमने इन्वेस्टमेंट करते हैं, सारी चीज करते हैं, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट में हमारा क्या होता है, माइंड पहले से फिक्स रहता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बिहेवियरल बाइसेस एंड इन इन्वेस्टिंग। बिहेवियरल मतलब होता है आदत, जो हमारी आदत की वजह से बन जाता है। अब देखो क्या है, हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, तो जिस समाज में जैसे रहते हैं वैसे हम हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारा पहनावा भी हो जाता है, हमारे बोल चाल भी हो जाता है, खाना पीना भी हो जाता है ना, सारे हमारे फेस्टिवल उस ढंग से ही तय हो जाते हैं। तो बिहेवियर के कारण, हमारे एक आदत के कारण बाइसेस बन जाते हैं, मतलब हमारा एक माइंड सेट बन जाता है, पूर्वाग्रह जिसको कहेंगे, वो सेट हो जाता है। तो वो इन्वेस्टमेंट में भी झलकते हैं। तो सबसे पहले जैसे अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक क्या होता है,
हम इसमें क्या है, कुछ चीज़ों को एग्जाम्पल लेना चाहते हैं कि हाँ अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ था, ठीक है, उसने इन्वेस्टमेंट किया तो उसको ये फ़ायदा हुआ, ज़मीन ले ली तो उसको ये फ़ायदा हुआ, तो हम अंदाज़ा लगाते हैं। अवेलेबिलिटी, ठीक है, उसको कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। दूसरा होता है कंफर्मेशन बाइस। कंफर्मेशन बाइस में क्या होता है, हम चीज़ों को कंफर्म करते हैं, ठीक है, या हम उसको कंफर्मेशन ही मान के चलते हैं कि मान लो कि मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये कंफर्मेशन बाइस होते हैं। तीसरे पे आ गया फैमिलियरिटी बाइस। फैमिलियरिटी क्या होता है, हमारे जो परिवार है, मान लो मेरे परिवार में मेरे परिवार वाले सब कहते हैं नहीं सिर्फ गवर्नमेंट उसमें ही इन्वेस्ट करना है, प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट ही नहीं करना। तो ये क्या बना हुआ है, एक माइंड सेट बना हुआ है कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है, स्टॉक मार्केट में पैसा ही नहीं लगाना चाहिए। ये क्या है, ये एक माइंड सेट, एक बाइसेस बने हुए हैं हमारे, ठीक है। तो कहाँ से आते हैं, ये हमारे फैमिली से आ गए हमारे। फिर आ गया हर्ड मेंटेलिटी। हर्ड मेंटेलिटी का मतलब होता है भेड़ चाल, ठीक है, कि पूरी भीड़ क्या कर रही है। अभी एक टाइम पे क्रिप्टो बहुत फेमस हो गया था, ठीक है, सब लोग क्रिप्टो में पैसे इन्वेस्ट करने लगे थे। तो वो क्या होती है, भेड़ चाल होती है, हर्ड मेंटेलिटी। सब लोग कर रहे तो हम भी करेंगे, हम पीछे ना रह जाएंगे। दैट इज कॉल्ड हर्ड मेंटेलिटी। लॉस एवर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉस एवर्जन क्या होता है, ये ऐसी सोच होती है लोगों की कि मान लो मेरे को 50 रुपए का लॉस हो सकता है, लेकिन अगर मैं उसमें एंटर करता हूँ, उस रिस्क को एक्सेप्ट करता हूँ, तो 50 रुपए का लॉस तो होगा, लेकिन 500 रुपए का मेरे को प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन ये इस मेंटेलिटी के लोग क्या है, सिर्फ उस लॉस ना हो जाए उसके कारण पार्टिसिपेट नहीं करते इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, इन्वेस्ट ही नहीं करते। तो ये लॉस एवर्जन वाले बाइसेस इसको कहेंगे। एक धड़ा होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ये लोग क्या होते हैं, इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि पूरा पैसा इक्विटी में लगा दे, घर बार बेच के, ठीक है, उसके बाद ये ज्यादा वो नहीं लगाते। ये ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कोई भी चीज होती है तो वो आप सबको पता होगा अच्छा नहीं होता। तो ये ज्यादा रिस्क ले लेते हैं, ज्यादा खतरा मोल ले लेते हैं, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस। रिसेंसी बायस क्या होता है, जो अभी हाल फिलहाल में घटनाएं हुई हैं हम उनको देख करके इन्वेस्ट करते हैं। जैसे हमने देखा, अरे यार कोविड में बहुत मार्केट नीचे गिरा था और उस टाइम मेरे दोस्त ने पैसे लगाए, उसका बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हुआ, तो ऐसा कुछ अगर मार्केट दोबारा गिरेगा तो हम भी इन्वेस्ट करेंगे। तो ये क्या है, रिसेंसी बायस है। अब दोस्तों, हम आप सब लोग ये पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके हमको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट के बाद फिर हम एआरएन के लिए अप्लाई करेंगे, फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद हम क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड हम सेल करेंगे। तो सेल करने के लिए हमको जो हमारा इन्वेस्टर होगा, जो हमारा पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होंगे, उनको क्या करनी पड़ेगी, उनकी हमको रिस्क प्रोफाइलिंग करनी होती है, ठीक है। तो रिस्क प्रोफाइलिंग करने के लिए हम कुछ चीज़ें उसमें पता करते हैं। जैसे सबसे पहले हम पता करते हैं कि जो मेरा इन्वेस्टर है इसको ज़रूरत है रिस्क लेने की, नीड, उसको ज़रूरत है। दूसरा, ज़रूरत तो है लेकिन क्या वो काबिल भी है रिस्क लेने के। अब पैसे ही नहीं होंगे तो वो रिस्क कैसे लेगा, तो हम उसकी काबिलियत, उसकी इनकम भी चेक करेंगे। तीसरा, जरूरत भी है उसको, काबिल भी है, लेकिन क्या उसकी इच्छा है रिस्क लेने की, हम उसकी इच्छा भी चेक करते हैं, ठीक है। अब हमने ये सब चीजें पता कर ली, रिस्क मेजर कर लिया, बिहेवियरल पता कर लिए, रिस्क प्रोफाइलिंग कर ली, ठीक है। उससे पहले हमने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो भी पता कर लिया। अब हम पता करते हैं, अब हम करेंगे एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब हम पैसे को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, कैसे कैसे लगा सकते हैं। एसेट एलोकेशन क्या होता है, एसेट एलोकेशन एक प्रोसेस है ऑफ एलोकेटिंग मनी अक्रॉस वेरियस एसेट कैटेगरी इन लाइन विथ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। देखो ये आपको बहुत जगह लाइन मिलेगी। स्टेटेड ऑब्जेक्टिव मतलब जो हमने अपने इन्वेस्टर से कहा है, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव संवैधानिक है ना, जो उसके उद्देश्य पूरे करने हैं, जो कहा गया है वो पूरा करने के लिए जब हम एसेट को एलोकेट करते हैं, एसेट कौन सा है, ये सब हमने एलोकेशन कर दिया कि चलो 100 रुपये हमने इन्वेस्ट करने हैं, 20 रुपये हम इक्विटी खरीदेंगे, 30 रुपये का हम फिक्स इनकम खरीदेंगे, 10 रुपये का हम रियल एस्टेट खरीदेंगे, 40 रुपये का हम कॉमोडिटी खरीदेंगे। तो हमने क्या कर दिया, एलोकेशन कर दिया एसेट का, अलग अलग जगह पैसे लगा दिए, इसी को कहते हैं एसेट एलोकेशन। और एसेट एलोकेशन 3 टाइप्स के होते हैं। पहला स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन, दूसरा टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, और दूसरा टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, और तीसरा डायनामिक एसेट एलोकेशन, या इसको रीबैलेंसिंग भी कहते हैं। स्ट्रेटेजिक क्या होता है, हम जब दूर का देखते हैं, ठीक है, इसमें पैसिव डिसीजन लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आज खरीद रहे हैं कल बेच रहे हैं।
इसमें हम लंबे टाइम तक निवेशित रहते हैं और दूर का टारगेट देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ टैक्टिकल में क्या होता है, टैक्टिकल में हम नजदीक का देखते हैं कि अभी कौन से शेयर में हमको प्रॉफिट होने वाला है, हम वहां पर एंट्री ले लेते हैं, या कौन से एसेट में हमको फायदा होने वाला है वहां एंट्री ले लेते हैं, और जैसे ही वहां से फायदा होता है फिर हम दूसरी जगह स्विच कर जाते हैं। तो इसको टैक्टिकल एसेट एलोकेशन कहते हैं। ठीक है, रीबैलेंसिंग जैसा नाम ही है, इसमें डायनामिक एसेट एलोकेशन है, इसमें हम चीजों को बदलते रहते हैं अपना। ठीक है, एक फिक्स नहीं रखते इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 1 में हमने एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। इसमें हमने समझा है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट हमारी फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए होता है, जरूरी होता है। फाइनेंशियल गोल हमारे कुछ भी हो सकते हैं, बच्चे की शादी हो सकती है, रिटायरमेंट हो सकता है। जो इन्वेस्टमेंट होते हैं छोटे और लंबी अवधि के हो सकते हैं। फाइनेंशियल गोल में टाइम होराइजन और इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर हमने देखा सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। सेविंग मतलब पैसा बचाना, इन्वेस्टमेंट मतलब उस बचे हुए पैसे को निवेश करना। फैक्टर हमने देखे जो जो हमको इवेल्युएट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले। टैक्स, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी हमने समझा, लिक्विडिटी को आपको और अच्छे से समझना है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके। फिर हमने देखा एसेट क्लास। अच्छा दोस्तों, इस एसेट क्लास में हमने सब चीज देखी। फिक्स इनकम को हमने पढ़ा, डेप्ट फंड बोलेंगे, हमने रियल एस्टेट देखा, गोल्ड, इक्विटी। अच्छा, एक चीज और आपको बता दूं, इंडियन जो म्यूचुअल फंड है वो कहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ये आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो कहाँ नहीं कर सकता, आर्ट में, मतलब पेंटिंग्स हो गई, मोनालिसा पेंटिंग ऐसे करके, तो वहां पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। इन्वेस्टमेंट में क्या क्या रिस्क होते हैं वो हमने देखा, इन्फ्लेशन का, लिक्विडिटी का, क्रेडिट का, मार्केट का, इंटरेस्ट रेट रिस्क, तो ये सारे रिस्क हमसे पूछे भी जाते हैं। इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन हमने देखी, कैसे इन्फ्लेशन हमारे खेल को बिगाड़ देता है। ठीक है, रिस्क का मेजर और मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज में हमने देखा कि हमको अवॉइड करना है रिस्क को, हमको एक्सेप्ट भी करना है, कम भी करना है, और ट्रांसफर भी करना है। फिर हमने कुछ बाइसेस पढ़े जो हम हमारी सोच के कारण हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे कुछ पूर्वाग्रह होते हैं। रिस्क की हम प्रोफाइलिंग करते हैं। ठीक है, पता करते हैं कि जरूरत है उसको, काबिल भी है वो, उसकी इच्छा है रिस्क लेने की। और फिर हम एसेट का एलोकेशन करते हैं, उसकी जो उसका ऑब्जेक्टिव है, जो उसका टाइम फ्रेम है, उसके अकॉर्डिंग उसको वैसा इन्वेस्टमेंट हम दिलाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 पूरा वहां पर कंप्लीट होता है। एनआईएसएम सीरीज 5A के लिए हम लाइव क्लासेस भी करते हैं, तो किसी को अगर लाइव क्लासेस से जुड़ना हो तो वह लिंक हमने दे रखा है, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, वो हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच।